नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपीटीपीएससी पीटी के फुल एंड सीरीज का छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। जो लोग वो वीडियो ना देखें वो लोग वो वीडियो जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीटीपीएससी पीटी वीडियो एग्जाम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट नहीं है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए पूर्वी घाट जो है यह भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट नहीं है। भारत में कुल 4 जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, जिनमें पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है और चौथा आपका सुंडालैंड है। तो टोटल जो है 4 जैव विविधता का हॉट स्पॉट है भारत में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में कितने लोग शामिल थे? 12, 13, 14 या 15? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कुल 14 लोग शामिल थे स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में। कुछ इंपॉर्टेंट विभाग और उनसे संबंधित व्यक्तियों को आप लोग जान लीजिए। सरदार पटेल जी थे जो गृह मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। अबुल कलाम आज़ाद के पास शिक्षा मंत्रालय था। जान मथाई रेलवे व परिवहन मंत्री थे। बलदेव सिंह आपके रक्षा मंत्री थे और राजकुमारी अमृत कौर आपके स्वास्थ्य विभाग मंत्री थी और अंबेडकर जी विधि मंत्री थी। तो टोटल 14 सदस्य थे स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड लिनलिथगो? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी लॉर्ड वेलिंगटन उस समय भारत के वायसराय थे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था और इसी एक्ट के तहत भारत से जो है बर्मा अलग हुआ था 1937 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए उमलिंगला जो दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी आपका पारंगला, रोहतांग और सिपकिला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। उमलिंगला जो दर्रा है यह आपके लद्दाख में स्थित है और इसी दर्रे पर जो है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई गई है BRO के द्वारा और यह जो है एक रिकॉर्ड है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है? आर्टिकल 77, आर्टिकल 75, आर्टिकल 78 या आर्टिकल 74? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी आर्टिकल 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्राप्त होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है वह किसी भी अदालत में जांच योग्य नहीं होती है। और आर्टिकल 75 में जो है मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी जो है प्रावधान दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंडमान निकोबार में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 396, 465, 572 या 671? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 572 द्वीप हैं अंडमान निकोबार में 2011 की गणना के अनुसार। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बोगज कोई अभिलेख में कितने देवताओं का उल्लेख मिला है? 3, 4, 5 या 7? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी टोटल 4 देवताओं का उल्लेख मिला है बोगज कोई अभिलेख में और यह जो अभिलेख है यह एशिया माइनर में स्थित है। इनमें आपका इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण है और नासत्य है। तो टोटल 4 देवताओं का उल्लेख मिला है बोगज कोई अभिलेख में। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? यहाँ पे ऑप्शन आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1790 से 1792 के मध्य तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आंग्ल मैसूर कुल 4 बार लड़ा गया है और तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। रंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी
और इस संधि के तहत जो है टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पे 4 व्यक्ति दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बने हैं कभी भी। सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है कभी भी अध्यक्ष नहीं बने हैं। सुभाष चंद्र बोस यह 1929 हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे। रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था और जिनमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और लाला लाजपत राय आपके 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनाई गई थी? जापान में, सिंगापुर में, भारत में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी 1943 में। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। संथालों में विवाह का सामान्य रूप कौन सा होता है? सरहुल, निर्बलोक, इतूत या बुपला? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, बुपला। संथालों में विवाह का सामान्य रूप जो होता है वह बुपला होता है। और वर्तमान में जो हमारी भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वह भी संथाल समुदाय से संबंधित हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 4 राज्य दिया गया है और 4 झील दी गई हैं, इनमें आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। पिछौला राजस्थान, वेम्बनाड कर्नाटक, पिछवरम तमिलनाडु, भीतरकनिका उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, वेम्बनाड झील जो है यह कर्नाटक में ना स्थित होकर यह आपके केरल में स्थित है। बाकी पिछौला झील आपका राजस्थान में है, पिछवरम तमिलनाडु में है और भीतरकनिका आपके उड़ीसा में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, रावी, चिनाब या बराकर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, बराकर नदी पर स्थित है तिलैया बांध। और बराकर नदी जो है यह दामोदर नदी की एक सहायक नदी है और यह झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है तिलैया बांध, जो बराकर नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 47, आर्टिकल 49, आर्टिकल 43 या आर्टिकल 42? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, आर्टिकल 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 60, आर्टिकल 61, आर्टिकल 62 या आर्टिकल 59? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, आर्टिकल 61 में जो है वर्णन किया गया है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का। और यह जो महाभियोग है यह संसद के किसी भी सदन द्वारा लगा सकता है, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? 4, 5, 6 या 3? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, कुल 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। इनमें आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, टोटल 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। पेरिस्कोप में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप में। और यह जो पेरिस्कोप है यह पनडुब्बी और युद्धपोत आदि में जो है इसका उपयोग किया जाता है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 को जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट व क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने मिलकर जारी किया है। और इसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं रखा गया है। इसका कारण यह है क्योंकि जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए जो पर्याप्त कदम उठाने जाने चाहिए थे वह किसी देश द्वारा उठाए नहीं गए थे। 3 में जो है चौथे स्थान पर आपका डेनमार्क रहा है, 5वें स्थान पर स्वीडन रहा है और 6ठे स्थान पर आपका नॉर्वे रहा है। स्वीडन आपका 5वें नंबर पर और चौथे स्थान पर आपका डेनमार्क रहा है। और भारत की जो इसमें रैंकिंग रही है वो 10वीं रही है भारत की रैंकिंग। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। निम्न में से किस योजना अवधि में पर्यावरण का संरक्षण जो है प्रमुख उद्देश्य था? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण था। और यह पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007 से 2012 तक चली थी। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे NGT के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की गई थी 2010 में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में।
इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1952, 1955, 1957 या 1958? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। और यह जो अधिनियम था वह 1956 का अधिनियम था और इसकी जो स्थापना है वह 1957 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में इसका मुख्यालय है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की। और यह एक वैधानिक निकाय है और यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमर सेन, अभिजीत बनर्जी, सीवी रमन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए अमर सेन। अमर सेन जो है अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं और इन्हें यह नोबेल 1998 में प्राप्त हुआ था। बाद में 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी को प्राप्त हुआ है। सीवी रमन को 1930 में प्राप्त हुआ है और 2014 में शांति के लिए कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आते हैं अगला प्रश्न लो। भारत में कुल कितनी कोर इंडस्ट्रीज हैं? 5, 4, 8 या 6? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कुल 8 कोर इंडस्ट्री है भारत में। और इन इंडस्ट्रियों में आपका रिफाइनरी उत्पाद है, बिजली है, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। तो टोटल 8 जो है कोर इंडस्ट्री हैं भारत में। इसका ऑप्शन सी है वह सही है। हाल ही में सेरेना विलियम्स ने संन्यास लिया है, आपको बताना है वह किस देश की खिलाड़ी हैं? रूस, अमेरिका, स्पेन या जापान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अमेरिका की खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है और इन्होंने अपने पूरे कैरियर में कुल 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अगला प्रश्न है, राइबोसोम्स होते हैं डीएनए, प्रोटीन, वसा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइबोसोम जो होते हैं वह एंजाइम होते हैं और यह प्रोटीन के संश्लेषण में जो है शामिल होते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। पित्त किसके द्वारा उत्पादित होता है? अमाशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा, यकृत द्वारा या प्लीहा द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यकृत जो है पित्त उत्पादित करता है और पित्त जो जाकर यह पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय में पित्त जाकर जो है जमा होता है और यह इसे यकृत उत्पादित करता है। और पित्त का जो काम होता है वह भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है पित्त। ये आपके करंट अफेयर से प्रश्न है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या हरियाणा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हरियाणा में स्थापित हुआ है भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर। और यह जो है विश्व में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए जो है काम करेगा। अगला प्रश्न है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट किसके निक्षेपण द्वारा बनता है? हिम नदी, पवन, भूमिगत जल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यह जो स्थलाकृतियाँ हैं यह भूमिगत जल द्वारा बनती हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगला प्रश्न है, गुड़ी पड़वा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम, बिहार, त्रिपुरा या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी महाराष्ट्र मनाया जाता है गुड़ी पड़वा त्यौहार। और यह जो है हिंदू नववर्ष शुरू होने के उपलक्ष्य मनाया जाता है। यही जो त्यौहार है उगादी के नाम से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा त्यौहार के नाम से जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? 52, 75, 40 या 106? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 40। वर्तमान में भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें आपका 7 प्राकृतिक है, 32 सांस्कृतिक है और 1 मिश्रित है। और 40वां विश्व धरोहर स्थल जो घोषित किया गया था वो आपका धौलावीरा है। धौलावीरा और धौलावीरा एकमात्र सिंधु सभ्यता का स्थल है जिसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यहाँ पे सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, उनको आप नोट कर लीजिएगा। भारत में टाइगर रिजर्व जो वर्तमान में वो आपके 52 है और 53वां टाइगर रिजर्व आपका घोषित होने वाला है वो आपका गुरु घासीदास है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। वर्तमान में 75 वेटलैंड हैं, रामसर साइट आपकी है 75 भारत में। और 106 जो है 106 आपका राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क भारत में कुल 106 है। 52 आपका टाइगर रिजर्व है, 75 आपकी रामसर साइट भारत में है, 40 आपका विश्व धरोहर स्थल है और 106 आपका राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में किस राज्य में है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल जो है चावल उत्पादन प्रथम स्थान है। दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। अगर कंट्री के रूप में देखा जाए तो चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान आपका चीन का है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, नारी को नमन योजना किस सरकार ने शुरू की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत महिलाओं को जो है बस में किराया जो लगेगा आपका 50% लगेगा, अर्थात छूट दी जाएगी 50% की। और यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, हेग, न्यूयॉर्क या जेनेवा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जेनेवा में स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। और इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1995 में इसकी स्थापना हुई है। और इसमें इसके वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं। और इसकी डायरेक्टर जनरल वर्तमान में है वो अकोंजो इवेला हैं, वो आपकी नाइजीरिया की स्थित है, वो आपकी नाइजीरिया के हैं। ओकोंजो इवेला जो है नाइजीरिया के, जो विश्व व्यापार संगठन की डायरेक्टर जनरल हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अमेरिका में हुआ था क्वाड शिखर सम्मेलन 2021। क्वाड में कुल 4 कंट्री हैं, जिनमें आपका जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। तो टोटल 4 देशों का एक समूह है क्वाड। आते हैं अगला प्रश्न लोग, इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम क्या रखा गया है? स्वस्थ, वायु, प्राण या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी नाम रखा गया है। इसरो ने वेंटिलेटर बनाया है, इसका नाम रखा है स्वस्थ रखा है, वायु रखा है और प्राण रखा है। तो तीनों नाम जो है इसरो द्वारा दिए गए हैं। इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो आपके बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वो यह सोमनाथ जी हैं। यह सोमनाथ इसरो के चेयरमैन हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 2021 में कुल कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया है? 15, 18, 10 या 12? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी टोटल 12 खिलाड़ियों को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया है। इनमें आपके नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, लवलीन बोरगोहेन, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिताली राज, सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह, टोटल 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया है। और इसके तहत कुल 25 लाख रुपए जो है पुरस्कृत राशि दी जाती है। पहली बार यह जो है खेल रत्न विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग, क्लाउस हैसलमैन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 में? भौतिकी, चिकित्सा, अर्थशास्त्र या रसायन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए भौतिकी के क्षेत्र में जर्मनी के वैज्ञानिक हैं क्लाउस हैसलमैन, इन्हें नोबेल दिया गया है 2021 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं नोबेल को कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और नोबेल की पहली बार जो दिया गया है वो आपका 1901 में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, आईफा अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे दिया गया है? थप्पड़, कोडा, शेरशाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी शेरशाह फिल्म को आईफा अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता चुने गए हैं वह विक्की कौशल चुने गए हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो चुनी गई हैं वह कृति सैनन चुनी गई हैं। इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बांग्लादेश की मुद्रा आपको बतानी है, रुपया, दिनार, नेगुल्ट्रम या टका? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी टका जो मुद्रा है वो बांग्लादेश की है। नेगुल्ट्रम आपकी भूटान की मुद्रा है। तुर्की की राजधानी क्या है? ओटावा, मोरोनी, अंकारा या ओस्लो? तो इसका जो ऑप्शन सी है अंकारा। अंकारा जो है वह तुर्की की राजधानी है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। मोरोनी जो है वो कोमोरोस की राजधानी है। और ओस्लो आपकी नॉर्वे की राजधानी है। तीन सभी राजधानियों को आप नोट कर लीजिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग, विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है? 2.4, 16.4, 17.5 या 15.7? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी विश्व की जनसंख्या का भारत में जो जनसंख्या है वो कुल 17.5% है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगर यही प्रश्न क्षेत्रफल के रूप में पूछता तो भारत का जो क्षेत्रफल है कुल विश्व के क्षेत्रफल का वो 2.4% है। यह भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी, 31 मई, 10 दिसंबर या 15 जनवरी? तो इसका जो सही आंसर है
वो ऑप्शन ए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, और इसके मनाए जाने का कारण यह है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। अन्य ऑप्शन उनको भी देख लीजिए। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पे आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया, वो आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ओस्तोक जो झील है यह यूरोप में नहीं स्थित है, बल्कि ओस्तोक झील आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। बाकी सभी सुमेलित हैं। विक्टोरिया झील आपकी अफ्रीका में है, बैकाल झील एशिया में है, और उत्तरी अमेरिका में आपकी सुपीरियर झील है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सरोवर से संबंधित है। उमा शंकर मिश्र, मुकेश शर्मा, शिव कुमार शर्मा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मुकेश शर्मा जो है वह सरोवर से संबंधित है। उमा शंकर ये आपके सितार संबंधित हैं। शिव कुमार शर्मा ये आपके संतूर संबंधित हैं। इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ब्लैक पगोडा भारत में कहाँ स्थित है? पुरी में, मदुरई में, खजुराहो में या कोणार्क में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, कोणार्क में स्थित है ब्लैक पगोडा। और कोणार्क जो है यह मंदिर आपके उड़ीसा राज्य में है, और यह सूर्य को समर्पित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एडीबी और भारत ने किस राज्य में जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए 96.3 मिलियन के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए भारत ने एडीबी के साथ 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। बात करते हैं एडीबी, एशियाई विकास बैंक की। इसकी जो स्थापना है वह 1966 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका जो मुख्यालय है वो मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। आते हैं अगला प्रश्न लो। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपको बताना है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, पत्रकारिता, चिकित्सा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, पत्रकारिता क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और 2022 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है वह बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम को दिया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। हिटलर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मीन काम्फ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या रिपब्लिक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मीन काम्फ जो पुस्तक है यह हिटलर ने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यह महात्मा गांधी जी ने लिखी है। और रिपब्लिक जो पुस्तक है ये आपके प्लेटो ने लिखी है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पर 4 राज्य दिया गया, आपको बताना है किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में जो है विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। इनमें उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। पश्चिम बंगाल में बात चल रही है वहाँ पर विधान परिषद बनाने के लिए, लेकिन वर्तमान में अभी बनी नहीं है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कौन कराता है? सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड या सिडबी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, नाबार्ड जो है यह भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। बात करते हैं नाबार्ड की, तो नाबार्ड की जो स्थापना हुआ 1982 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका जो मुख्यालय आपका मुंबई में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है वह जी.आर. चिंतला है। जी.आर. चिंतला वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सिंधु सभ्यता का कौन जो है एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभाजित था? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या हड़प्पा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, धौलावीरा जो है वह सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। बाकी जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं सभी 2 भागों में विभाजित थे, और यह 3 भागों में विभाजित था। यह दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला भाग, यह 3 भागों में विभाजित था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह आपके रीजनिंग सेक्शन में प्रश्न बनाया गया है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 380, 465, 557, 656, 762, 875। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसके बीच में 85 का गैप है, फिर इसके बीच में 92 का गैप है, फिर इसके बीच में 99 गैप है, अगला जो है 106 गैप है, और इसके बाद आपका 113 है। इन दोनों के बीच में आप देखिए 7-7 का अंतर प्राप्त हो रहा है, 7-7 बढ़ रहा है।
साथ साथ बढ़ रहा है, तो अगला जो बढ़ेगा वह आपका 7 बढ़ जाएगा। तो इस संख्या हम लोग 120 जोड़ देंगे तो अगली संख्या प्राप्त होगी। तो 875 में 120 आप लोग जोड़ेंगे तो ये आपका 995 आएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अगला प्रश्न है, आल को अगर 25 लिखा जाता है, नाव को अगर 52 लिखा जाता है तो नन को क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका 1 है, ये आपका 12 है और 12 12 12 24 से 25 हो रहा है। तो इसी प्रकार से यन का आपका 14 होता है, ओ का 15 होता है, यन का 14 होता है और ई का 5 होता है। तो आप लोग जोड़ लेंगे तो ये आपका 48 आ जाएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको भिन्न पहचानना कौन सा अलग है, पत्रिका, पुस्तक, शब्दकोश और पुस्तकालय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, पुस्तकालय जो है इन सभी से अलग है। डी ऑप्शन इसका सही है। बाएं छोर से 6ठे स्थान पर मोहन है और सोहन लड़कों की पंक्ति में दाएं छोर से 10वें स्थान पर है और मोहन और सोहन के बीच में कुल 8 लड़के हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे। तो यह आपका बाएं से मोहन है और यह 6ठे स्थान पर है और दाएं से सोहन जो है वह आपके 8वें स्थान पर है। अब इन दोनों के बीच में 10 लोग हैं, तो टोटल आपका 8 से 14 और ये आपके 24 छात्र हो जाएंगे, टोटल 24 लड़के हो जाएंगे टोटल। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। श्याम ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। लड़की का श्याम के साथ क्या संबंध है, पुत्रवधू, सास, बहन या पुत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, पुत्रवधू है वह लड़की श्याम की। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, ये आपके मैथ सेक्शन प्रश्न बनाया गया है। प्रथम 7 आभाज्य संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रथम 7 आभाज्य संख्या हम लोग नोट करेंगे। सबसे पहले जो आभाज्य संख्या आपकी 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। तो टोटल हमें 7 संख्या 3 3 6 1 7 और हमें औसत निकालते इसलिए हम 7 से भाग दे देंगे और इनको आप लोग जोड़ोगे तो आपका 58 आ जाएगा, 58/7, तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, रीता और गीता की वर्तमान आयु में जो अनुपात वह 3:5 का है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 10:25 था। 7 वर्ष बाद गीता की आयु आपको बताना है, 25 वर्ष, 28 वर्ष, 32 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। रीता और गीता के जो आयु का अनुपात था, मान लीजिए हम लोग 3x और 5x मान लेते हैं। 5 वर्ष पहले अर्थात दोनों में से 5 घटा देंगे और इनका जो अनुपात था वह 10:25 था। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, 25 या 75 आपका 75x हो जाएगा, -25 25 125 हो जाएगा और बराबर 10 25 50x और -10 25 50 हो जाएगा। इसको हम लोग इधर 75 करेंगे तो 75 में से 50 घटाएंगे आपका 25x आ जाएगा और 125 को इधर कर देंगे तो आपका प्लस में आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू हमें निकाल के आएगी वो आपकी 3 आ जाएगी। तो हमें पूछा कि गीता क्या है, गीता क्या है, हमने 5x माना है तो 5 3 15, तो आपकी वर्तमान जो आयु आएगी गीता की वह वर्तमान आयु 15 वर्ष आएगी। यहाँ पे पूछ रहा 7 साल बाद, अर्थात हम लोग 7 साल इसमें जोड़ देंगे तो आपकी 15 7 22 वर्ष हो जाएगी गीता की आयु, जो आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। 6 से 24 को 3 मित्रों में विभाजित करना है, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में। आपको बताना है कि दूसरे मित्र को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले ऐसी संख्याओं को हम लोग अनुपात में निकाल लेंगे, 1/2, 1/3 और 1/4 को। तो इसका एलसीएम आपका 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा और आपका 3 हो जाएगा। इसको हम लोग अनुपात निकालेंगे 6 4 और 3 का, तो ये आपका 6 4 10 1 13 हो जाएगा और 13 बराबर हम लोग कर देंगे 6 से 24 के। तो यहाँ पर हम लोग 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 13 का नम 13 चौक को 52 हो जाएगा और 13 चक 13 7 91 13 8 104। तो 1 की वैल्यू हमें 48 प्राप्त हो जाएगी। 1 की वैल्यू 48 प्राप्त हो गई। हमें बताना है दूसरे का जो अनुपात आपका 4 है, तो 48 × 4 हम लोग कर देंगे तो ये आपका 192 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। दूसरे मित्र को जो मिलेगा वो आपका 192 मिलेगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यदि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 25%, 20%, 15% या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 30 वस्तु के क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात 5 के लाभ हो रहा है आपको 25 पर, इसलिए हम इसका परसेंट निकालेंगे तो 25 चौक को 100 और 20 25 100, आपका 20% का उसे लाभ होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पर आपको यक्स का मान बताना है। x/8 + 4/7 बराबर 53/56। यहाँ पर आप डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं, ये आप लोग पूरा सॉल्व भी कर लीजिए। यहाँ पर 8 और 7 का आपका एलसीएम आपका 56 हो जाएगा और यहाँ भाग देंगे 56 में 8 की तो आपका 7x हो जाएगा और प्लस 7 8 तो आपका 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा और बराबर 53/56 हो जाएगा।
56 56 से कैंसिल हो जाएगा। 32 को 75 करेंगे हम लोग तो ये आपका 53 में से 32 घटा देंगे तो ये आपका 21 आ जाएगा। और यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो 21/7 कर देंगे, ये आपका 3 आ जाएगा। यक्स की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वह 3 होगी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। ये आपके पाई चार्ट से प्रश्न बनाया गया है। यहाँ पर किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा दिया गया है। यहाँ पर भोजन, किराया, बचत, परिवहन, कपड़े और फुटकर दिया गया है। पहला जो प्रश्न है, भोजन पर कुल अगर 48 रुपये व्यय किया गया है तो सभी मदों पर कुल कितना रुपये व्यय किया गया है। भोजन आपका 30% है। अगर 30% की वैल्यू 4800 है तो हम लोग 1% वैल्यू निकाल लेंगे। 4800 का 4800/30 कर देंगे तो ये आपका 160 हो जाएगा। 1% की वैल्यू हमें 100% वैल्यू निकालनी है तो ये आपका 160 × 100 कर देंगे तो आपका 16,000 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। टोटल जो है जो खर्च किया जा रहा है वो आपका 16,000 है। अगला प्रश्न है, परिवहन और कपड़े पर कुल कितना रुपये व्यय किया जा रहा है। परिवहन पर 12% है और कपड़ा 5%, तो टोटल 17%। अगर कुल 16,000 का हम लोग 17% निकालेंगे, 16,000 का 17% निकालेंगे तो यह आपका आ जाएगा यह आपका 2720 रुपये आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, फुटकर व्यय और भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है। 30%, 32%, 25% या 33%। फुटकर व्यय, फुटकर पर 10% है और भोजन पर आपका 30% है। यहाँ पर पूछ रहा है फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है, तो 10/30 × 100%, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा और टोटल आपका 33/3% आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पर आपको बताना है किराए पर कितना रुपये खर्च किया जाए। किराए पर कुल 25% है और 25% की वैल्यू आप लोग जानते हैं 1/4 होती है और टोटल आपका 16,000 है और 16,000 का 1/4 निकालेंगे तो आपका 4,000 रुपये आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, आपको बताना है कुल बचत कितनी हुई। बचत जो है वो 18% है, तो 16,000 का 18% निकालेंगे, 16,000 का 18% निकालेंगे तो ये आपका 1,880 रुपये आपका कुल बचत आ जाएगी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नांकित आरेख में कंपनी की आय और व्यय को प्रदर्शित किया गया है और यहाँ एक बराबर आपका 1 लाख दिया गया है। यह आपका आय है और यह व्यय है, यह आपकी आय है और यह व्यय है। पहला जो प्रश्न है, वर्ष 2002 से 2003 तक कंपनी के व्यय में वृद्धि कितनी हुई। 2002 में कंपनी की व्यय पहले 30 था, अब यह आपका 40 हो गया, तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। 10 की वृद्धि हुई 30 में, तो आपके 100% निकालेंगे हम लोग, इससे कैंसिल कर देंगे। 100/3 आपकी 33% होता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, वर्ष 2002 में कंपनी की आय उसके किस वर्ष व्यय के बराबर है। 2002 का जो आय है, आय आपके 40 है, बताना आपको किस वर्ष के व्यय के बराबर है। आप लोग देख पा रहे होंगे 2003 की व्यय के बराबर है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष रहा है। तो आप लोग को देखना है कि आय और व्यय में सबसे बड़ा अंतर किस वर्ष में है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 2004 में आय जो हो रही है वह 60 हो रही है और खर्च जो है व्यय जो हो रहा है आपका 35 हो रहा है। तो इनमें सबसे बड़ा जो अंतर गैप नजर आ रहा है आपका 25 का, जो सभी वर्षों में सर्वाधिक है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, वर्ष 2001 तथा 2002 के बीच लाभ का अंतर कितना है। वर्ष 2001 में आपका जो आय हुई 50 की हुई है और व्यय आपका 30 का हुआ है, अर्थात लाभ जो हुआ होगा उसे 20 का हुआ होगा। इसी प्रकार से वर्ष 2002 में जो आय हुई है 40 की और व्यय आपका 30 का हुआ है, अर्थात इसमें जो लाभ होगा वह 10 का होगा। आपको इन दोनों का अंतर बताना है, तो 20 में से 10 आप निकालेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि वैल्यू 1 लाख है, तो 10 की वैल्यू आपके 10 लाख होगी, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, कितने वर्षों में कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक रही है। तो सबसे पहले हम लोग औसत आय निकालेंगे। ये आपकी 30 है, 50 है, 40 है, 60 है और 60 है। 60 120, 120 60 160 हो जाएगा। 160 में 50 जोड़ेंगे 210 और 30 जोड़ेंगे 240 हो जाएगा। 240 और कुल 5 से हम लोग भाग देंगे 5 और से, तो ये आपका 5 चौको 20 और 5 अट्ठे 40, अर्थात जो है 48 लाख औसत आय आई है। हमें आपको बताना है
कि कितने वर्षों में जो कंपनी की आय औसत से अधिक है। तो 48 कौन कौन ज़्यादा है, वो आपकी 60 ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है और 50 ज़्यादा है। टोटल 3 साल में जो है कंपनी की आय जो है औसत आय से ज़्यादा है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। यहाँ पर एक कस्बे की जनसंख्या और आयु को प्रदर्शित किया गया है। ये आपकी आयु है जो 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50, 60 और 80 तक, और इनकी संख्या आपको हज़ार में दी गई है। ये आपकी 5000, 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000, 30,000 दी है। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है? कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है? तो हमें टोटल जोड़ना होगा। तो ये आपका 10 है, 15, 25, 20, 10, 15, 5 और 25 है। हम लोग टोटल जोड़ते हैं। ये आपके 10, 15, 25, 25, 50, 50, 20, 70, 10, 80, 95, 500 और 120। और यहाँ बताया जा रहा है कि संख्या जो हज़ार में गई है, तो आपकी 120 है, इसमें हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे, तो जो टोटल जनसंख्या होगी आपकी 1,20,000 होगी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। कस्बे की कुल जनसंख्या आपकी 1,20,000 है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितनी कम या अधिक है? सबसे अधिक आयु आपकी 80 वर्ष है, जिनकी संख्या 20,000 है। सबसे कम आयु 10 वर्ष है और इनकी जनसंख्या है वो आपकी 10,000 है। तो आपको बताना है सबसे अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितनी कम या ज़्यादा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं 20,000 ज़्यादा है और 10,000 से, तो 20,000 में से 10,000 आप निकालेंगे तो आपका 10,000 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। और इनकी जो संख्या 10,000 अधिक है। ऑप्शन डी इसका सही है। आपको बताना है कि सबसे कम आबादी किस आयु वर्ग वालों लोगों की है। तो सबसे कम आप लोग देख पा रहे होंगे यह 5,000 है और यह 70 वर्ष आयु वाले लोगों की है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। सबसे कम आबादी जो है वह 70 वर्ष आयु वर्ग वाले लोगों की है। अगला प्रश्न है 0 से 30 वर्ष तक व्यक्ति की कुल जनसंख्या का कौन सा भाग जो है व्यक्त करते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि 0 से 30 वर्ष इनकी संख्या आपकी 25 वर्ष है, 15 वर्ष है और 15,000 है, 25,000 है, 15,000 है और 10,000 है। तो इनकी जो संख्या वह 50,000 हो जाएगी। और टोटल हम लोग निकालें 1,20,000 कुल जनसंख्या है, इनका हमें अनुपात बताना आपको। तो 4 इससे कैंसिल हो जाएगा और यह इससे कैंसिल हो जाएगा। इनका जो अनुपात आपको प्राप्त होगा वो 5/12 होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या का कौन सा भाग व्यक्त करेगा, वो आपका 5/12 करेगा। इनके आप लोग टोटल करेंगे तो 25, 15, 40, 10, 50 हो जाएगा, जो 50,000 है। और टोटल 1,20,000 कुल जनसंख्या है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 30 और 40 वर्ष आयु वाले व्यक्तियों का अंतर किस आयु के कुल व्यक्तियों की संख्या के बराबर है? 30 और 40 इनकी जो संख्या आपकी 25,000 है और 40 वर्ष आयु के व्यक्तियों की जो संख्या आपकी है वो 20,000 है। इन दोनों का अंतर आपका निकाल लेंगे तो आपका 5,000 हो जाएगा। और यह 5,000 इस 5,000 के बराबर है, जो आयु है 70 वर्ष की, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। 30 और 40 वर्ष आयु वाले व्यक्तियों का अंतर जो 70 वर्ष के व्यक्तियों के बराबर है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। यह आपकी अंतिम डीआई दी गई है। यहाँ पे 4 व्यक्ति द्वारा ए, बी, सी और डी सप्ताह में विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री को दर्शाया गया है। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी बेची गई वस्तु का अनुपात आपको बताना है। मंगलवार ए द्वारा 35 हो जाएगा और शनिवार को सी द्वारा आपका 45 हो जाएगा। तो 35 और 45 का जो अनुपात होगा इसको हम 5 से कैंसिल कर देंगे तो 7:9 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु 20 है। शनिवार को सी द्वारा बेची गई जो वस्तु है वह 45 है। आपको बताना है सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। 20 जो है आपको बताना है 45 का कितना प्रतिशत है। इसको आप लोग कैंसिल कर लेंगे, 5 से करेंगे आपका 20 हो जाएगा और 5, 9, 45 हो जाएगा। इसको आप लोग कैंसिल करेंगे तो आपका ऑप्शन सी जो है 44.44% आ जाएगा। आप लोग इसको पूरा काट लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगला जो प्रश्न है बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत कितना है। बी, सी और डी द्वारा सोमवार को, बी का सोमवार आपका 45 है, सी का मंगलवार आपका 48 है और डी का शनिवार आपका 40 है। तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो 8, 5, 13 हो जाएगा और 4, 4, 8, 4, 3, 12, 12, 1, 13, 133 हो जाएगा।
और टोटल 3 है, 3 से हम लोग भाग देंगे तो यह आपका 3 चौको 12 और 3 चौको 12, तो 44.33 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए में दिया गया है। बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का जो अनुपात हमें प्राप्त होगा, औसत जो प्राप्त होगा आपका, वह 44.33 होगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सप्ताह के सभी चारों दिनों में डी द्वारा वस्तु की बिक्री की तुलना में बी द्वारा वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो हमें डी का हमें ज्ञात करना है चारों दिनों का, तो हम लोग टोटल कर लेंगे 6 1 7, ये आपके 7 हो जाएगा, 4 4 8 8 2 10 10 2 12, ये आपके 27 हो जाएगा। हम लोग ज्ञात करेंगे बी का, जो यहाँ पे दिया गया है, 8 5 13 हो जाएगा, हासिल आपका 1 हो जाएगा, 5 5 10 10 2 12 12 4 16, 163 ये हो जाएगा। इन दोनों का अंतर हम लोग ज्ञात करेंगे, तो 163 में 27 घटाएंगे तो आपका 36 आएगा, और 127 से इसकी तुलना करेंगे तो आपका हमें परसेंट निकालेंगे, आप लोग इसे कैंसिल कर लेंगे, तो इसका जो ऑप्शन डी है 28.3% ये आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के बीच आपको अंतर बताना है। सोमवार को बेची गई, इनको हम लोग टोटल कर लेंगे, 5 5 10, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 5 10, हासिल आपका 1 हो जाएगा, 2 2 4 2 4 4 8 8 4 12 1 13, तो 130 हो जाएगा। औसत हमें निकालना तो 4 से भाग दे देंगे और इसे कैंसिल करेंगे, आपका 32.50 आ जाएगा। और इसी प्रकार से हम लोग शुक्रवार का निकालेंगे, जो 25 28 15 और 41 दिया है, 1 5 6 6 8 14 14 5 19, हासिल आपका 1 है, ये आपका 5 हो जाएगा, 5 1 6 6 2 8 8 2 10, 109, 109 में हम लोग 4 से भाग दे देंगे औसत निकालने के लिए, तो यह आपका आ जाएगा 27.25 आ जाएगा इसका औसत। हमें इन दोनों का अंतर निकालना है, तो 32.50 में से 27.25 हम लोग घटाएंगे, तो यह इसे आ जाएगा आपका 5.25, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ये आपका हिंदी का पैसेज है, आप लोग पैसेज पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए हम लोग इससे रिलेटेड पहला प्रश्न देखते हैं। वट वृक्ष में किस देवता का वास माना जाता है, विष्णु, कुबेर, लक्ष्मी या ब्रह्मा। तो जो लोग पैसेज पढ़ लिए होंगे उनको इसका आंसर मिल गया होगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, ब्रह्मा। वट वृक्ष में जो है ब्रह्मा देवता का वास माना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल से किसके संरक्षण को महत्व दिया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो ऑप्शन ये है, पर्यावरण के संरक्षण का महत्व दिया गया है आदिकाल से। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। कुबेर का पर्यायवाची कौन नहीं, वह आपको बताना है, सुरेश, धनेश, किन्नरस या धनद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, सुरेश जो है यह कुबेर का पर्यायवाची ना होकर यह इंद्र का पर्यायवाची है। बाकी आपका धनेश, किन्नरस और धनद जो है ये सभी कुबेर के पर्यायवाची हैं। तुलसी का वृक्ष किससे संबंधित है, लक्ष्मी, विष्णु, शिव या ए बी दोनों से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ए बी दोनों से। तुलसी का जो वृक्ष है वो आपके लक्ष्मी और विष्णु से दोनों संबंधित है। पैराग्राफ आप लोग पढ़ लिए होंगे, आपको इसका उत्तर पता चल गया होगा। कृष्ण का पर्यायवाची कौन नहीं है, श्यामा, नंदलाल, मुरारी या मोहन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, श्यामा जो है वह कृष्ण का पर्यायवाची ना होकर यह यमुना का पर्यायवाची होता है। बाकी आपका नंदलाल, मुरारी और मोहन जो है ये सभी कृष्ण के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह आपका दूसरा पैसेज है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पैसेज आप पूरा पढ़ लीजिए। पैसेज से रिलेटेड हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। यह पैसेज स्पेशली बनाया गया, आपके जीएस में भी काम आएगा और आप लोग पढ़ेंगे आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चलेगा, जिससे आपका रिवीजन हो सकेगा। ओजोन परत के संरक्षण का दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर, 16 सितंबर, 14 सितंबर या 18 सितंबर। तो इसका जो ऑप्शन बी, प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। निम्नलिखित में से धरती का कवच कौन है, मानव, पर्यावरण, नदियाँ, ओजोन परत। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका ओजोन परत धरती का रक्षा कवच है। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है, हल्का नीला, लाल, पीला या हरा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, हल्का नीला होता है ओजोन रंग का कलर। आपको बताना है कि ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है पृथ्वी से, 20 से 50 किलोमीटर, 25 से 55 किलोमीटर, 30 से 60 किलोमीटर या 10 से 50 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ओजोन परत फैली हुई है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ओजोन परत से नुकसान होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। ओजोन परत से जो है उपरोक्त सभी नुकसान होता है। इससे मनुष्य में जानलेवा कैंसर होता है, फसलों में बर्बादी होती है
और पानी मौजूद जो जीव हैं वो मर जाते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पे 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वह स्त्रीलिंग है। विवाद, सार, आय या रूप। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, आय जो है यह एक स्त्रीलिंग है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही। बाकी आपका विवाद, सार और रूप जो है ये सभी पुल्लिंग है। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, वीरहिणी जो शब्द लिखा गया है यह एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो डी ऑप्शन है वह सही है। आपको बताना है कि देवता का पर्यवाची कौन नहीं है, सूर्य, निर्जर, अमर्त्य या तारक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, तारक जो है यह देवता का पर्यवाची ना होकर यह नक्षत्र का पर्यवाची होता है। बाकी आपका सूर्य होता है, निर्जर होता है और अमर्त्य जो है ये सभी देवता के पर्यवाची होते हैं। जयद्रथ वध एक रचना है, आपको बताना है किसकी रचना किसने की है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंद पंत। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जयद्रथ वध जो रचना है यह मैथिली शरण गुप्त ने की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ज्ञान होना। आँख खुलना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो आपका ज्ञान होना। ऑप्शन ए सही है। यह आपका अंग्रेजी पैसेज है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पैसेज आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। आइए रिलेटेड इससे देखते हैं पहला प्रश्न। अलेक्जेंडर ट्रैक्ड मेल्स एवरी डे टू अटेंड डरवेल स्कूल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 8। अलेक्जेंडर ट्रैक्ड 8 मील्स एवरी डे टू अटेंड डरवेल स्कूल। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। ही वाज ए क्विक स्टूडेंट मीन्स दैट अलेक्जेंडर। इसका जो सही आंसर है वाज ए फास्ट लर्नर। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अलेक्जेंडर लेफ्ट स्कूल। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कारण जो है अलेक्जेंडर ने स्कूल छोड़ दिया। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर आपको विलोम बताना है इंसोलेंट का। इंसोलेंट का जो अर्थ होता है वह बदतमीज होता है और कॉर्टियस का जो अर्थ होता है वह विनम्र होता है। तो जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इंडोलेंट का आपको समानार्थी बताना है। इंडोलेंट का जो अर्थ होता है वह आलसी होता है और इसका जो समानार्थी होगा आपका लेजी होगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोग टोटल 100 प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।